डॉक्टर ग्रैंटली डिक्रीड एक ब्रिटिश प्रसूति विज्ञानी थे। युवा अवस्था में एक युद्ध भूमि पर चिकित्सक की सेवा देते समय उन्होंने एक गर्भवती महिला को बिना किसी वेदना या आक्रोश से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हुए देखा। ये देखकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। फिर क्या, इस विषय पर गहन संशोधन करके 1920 के समय उन्होंने एक थ्योरी सामने लाई जिसका संदेश था, जहां डर नहीं वहां दर्द नहीं। उनके रिसर्च पेपर व्हाट्स रॉन्ग विथ लेबर में उन्होंने फियर टेंशन पेन सिंड्रोम के बारे में विस्तृत लिखान किया है। माताओं की असली दुश्मन प्रसूति नहीं बल्कि डर है। ऐसा देखा जाता है कि दुनिया के अल्प विकसित इलाके, जहां विकसित पाश्चात्य देशों का प्रभाव कम है, उल्टा वहाँ पे ही नेचुरल बर्थिंग का प्रमाण अधिक होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि यीशु क्रिस्त के जन्म पूर्व स्त्रियों की साधारणतः 3 घंटों में ही प्रसूति हो जाती थी। प्राचीन समय के लोग प्रसूति के वक्त मंदिर में जमा होकर नई जिंदगी आने का उत्सव मनाया करते थे। उस समय स्त्रियों को नर्चरर्स या हीलर्स का दर्जा था। ज्यादातर पुरुषों को बाहरी काम करना, शस्त्र बनाना, शिकार करना, संरक्षण करना यही काम होते थे। तो घर की स्त्रियों को परिवार के पालन पोषण हेतु सात्विक आहार का ज्ञान रखना, औषधि अभ्यास करना जरूरी था। और तो और हिपोक्रेटिस और अरिस्टोटल ने भी प्रसूति के समय दर्द होने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कई हजार वर्षों से स्त्रियों की प्रसूति क्रिया को विनम्रता और प्रेम से संभाला गया है, पर जैसे ही दूसरा शतक शुरू हुआ, स्त्रियों को सिडक्ट्रेस यानी पथभ्रष्टकारिता या कामुकता का पाप ऐसी नजरों से देखना शुरू हुआ। यूरोप की सेंट क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहती है, ये वो समय है जहां हर स्त्री को उसके स्त्री होने पर शर्म आती है। प्रसूति समय स्त्रियों को अकेले ही दर्द में कराहते हुए किसी भी सामाजिक या वैयक्तिक सहयोग के बिना ही छोड़ा जाता था ताकि उनकी दर्द से शुद्धि हो। अब स्त्रियां हीलर्स नहीं, सफरर्स बनके रह गई थी। कहा जाता है कि जर्मनी में सबसे ज्यादा विमेन हीलर्स को मृत्युदंड दिया गया। ये सुनकर हिप्नोबर्थिंग पुस्तक की लेखिका मैरी एफ मॉर्गन कहती है, मुझे तो लगता है कि तभी से ही लेबर को पेन, स्ट्रेस, सफरिंग और कर्स इन शब्दों से जोड़ा गया। फ्लोरिडा की इस मशहूर हिप्नोथेरेपिस्ट ने करीब 30 सालों तक दुनिया को नेचुरल बर्थिंग का तंत्र सिखाया। अपनी पुस्तक हिप्नोबर्थिंग में वो आगे कहती है कि स्त्रियों के लिए आधुनिक समय में भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मेडिकल फील्ड में आज भी पुरुषों का ही बोलबाला है। विमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स में पर्याप्त संशोधन और इलाज का निंदनीय अभाव है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक तो मेल डॉक्टर्स को स्त्री का इलाज करने की ही अनुमति नहीं थी, पर धीरे धीरे ये चित्र भी बदला और ईस्वी सन 1800 में क्वीन विक्टोरिया की सहज प्रसूति के लिए पहली बार क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और बर्थिंग इंडस्ट्री को एनेस्थीसिया नाम का दूसरा अभिशाप लग गया। अब सामान्य लोगों पर भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होने लगा और ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री ने लैक ऑफ सुपरविजन से ओवर प्रिस्क्रिप्शन तक का सफर तय कर लिया। एनेस्थीसिया विषय का कम ज्ञान, पेन किलर्स का ओवरडोज और अनहाइजेनिक हॉस्पिटल्स की वजह से प्रेग्नेंट लेडीज में मृत्यु दर बढ़ गया और फिर से इन घटनाओं की वजह से प्रसूति मृत्यु के विचारों से जुड़ गई। लेखिका का सपना था कि उनके बच्चे नेचुरल बर्थ से ही हो। डॉक्टर ग्रैंटली डिक्रीड के बारे में उन्होंने अपने बचपन में सुना था। उनके द्वारा लिखी गई हर पुस्तक और आर्टिकल को लेखिका ने पढ़ डाला, पर नेचुरल बर्थिंग के इस निर्णय की परिवार और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा अवहेलना की गई। ड्रग्स फ्री बच्चा पैदा करने की इस सोच पर लोगों ने हंसी उड़ाई और इनकी बातों को अनदेखा करते हुए पहली बार और दूसरी बार भी लेखिका को जबरदस्ती एनेस्थीसिया के प्रभाव में ही बच्चे पैदा करने पड़े और दोनों ही केसेस में बच्चों को फोर्सेप्स से बाहर निकालते वक्त चेहरे पर 2-3 खरोंचें लगी थी। जब लेखिका तीसरी बार गर्भवती हुई तो उन्होंने ये ठान लिया था कि इस बार कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मैंने सोचा, कैसे एक माँ अपने बच्चे का जन्म खुशी से नहीं महसूस कर सकती? कैसे भगवान ने एक स्त्री का शरीर इतना लायक या मजबूत ना बनाया होगा जिसे दी गई जिम्मेदारी वह संभाल ना सके? मानवों से कम विकसित और साधारण प्राणी जैसे कुत्ते, बिल्ली, घोड़े भी तो अपने बच्चों को आसानी से जन्म देते हैं, तो हम क्यों नहीं? एक हाड़ मांस के जीव को अपनी कोख में पैदा करना ये स्त्रियों की दिव्य शक्ति है, तो किसी के लिए ये अभिशाप कैसे बन सकती है? इस वक्त मेरा परिवार और मेडिकल स्टाफ भी मेरे निर्णय से सहमत थे। तो कई वर्षों में पहली बार यूरोप में किसी स्त्री ने उसके पति की उपस्थिति में बिना किसी दवाई की मदद से 2 घंटे की प्रसूति में काइल नाम की सुंदर बच्ची को जन्म दिया। कई हफ्तों तक मेरे डिलीवरी की चर्चा हॉस्पिटल में लगातार होती गई, पर बाद में इसे सौभाग्य या किसी किसी के पास होती है इतनी सहन शक्ति बोलकर भुला दिया गया। लेबर के प्रति लोगों की यह नेगेटिव ग्लोबल कंडीशनिंग देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ।
उन्हें उनके शरीर के कुदरती ज्ञान पर विश्वास ही नहीं रहा। सन 1987 में मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट बन गई और सेल्फ हिप्नोसिस के ज्ञान को मैंने चाइल्ड एजुकेशन में मिलाने का सोचा। तो कुछ ऐसे हिप्नोबर्डिंग शब्द का जन्म हुआ और एक लोकल टेक्निक से आज ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई। सम्मोहन या हिप्नोसिस और कुछ नहीं बल्कि समय का भान न रहते हुए मन के द्वारा दी गई हर कमांड का शरीर द्वारा किया गया निर्दोष पालन ही हिप्नोसिस है। और ये एक गलत फहमी है कि इस अवस्था में व्यक्ति अचेतन होता है, बल्कि उसकी संवेदनशीलता या ऊर्जा बढ़ जाती है और परिसर या स्वयं के प्रति वो अधिक सतर्क महसूस करने लगता है। कई वर्षों बाद जब मेरी बेटी काइली को गर्भधारणा हुई तो उसने मुझे खुद आकर कहा कि वो नेचुरल बर्थ चाहती है। मैंने पूरी निष्ठा से उसे हिप्नोबर्थिंग की प्रक्रिया सिखाई और 3 जनवरी 1990 को मेरा ग्रैंडसन और पहला हिप्नोबर्थिंग बेबी पैदा हुआ। मैं आपको बता दूं कि हिप्नोबर्थिंग कोई मंत्र तंत्र नहीं है, ये तो एक एंशिएंट फिलॉसफी है जिसकी मदद से एक प्लान्ड, इन्फॉर्म्ड, प्रिपेयर्ड नेचुरल बर्थ अचीव की जा सकती है। हम ये नहीं कहते कि इससे आपका लेबर पेन एकदम से छू हो जाएगा, पर इस दर्द में समा जाने से आप इसे जीत सकते हो। हिप्नोबर्थिंग 95% सक्सेसफुल रेट दिखाता है, बस 5% केसेस में ही मेडिकल टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ती है। बस आप ये ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको मौत के मुंह में लेके जाएगी। मैंने मेरे एक हिप्नोबर्थिंग कपल को 52 घंटे की प्रसूति से शांति और आत्मविश्वास से गुजरते हुए देखा। बस हम फर्स्ट टाइम मदर्स को 12 से 20 घंटे के लेबर से गुजरने की सलाह नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को गुड पेशेंट नहीं गुड पेरेंट बनाना सिखाते हैं। इस प्रोग्राम की एक महिला विद्यार्थी ने ये कहा, मैं यहाँ आई तो थी माँ बनना सीखने के लिए, पर इस प्रोग्राम ने मुझे बेहतर जिंदगी जीना सिखा दिया। फिजियोलॉजी ऑफ फियर ऑन प्रेग्नेंट लेडीज। अगर गर्भाशय या यूटेरस की रचना बाहर से अंदर की ओर तक देखी जाए तो सबसे ऊपर सीधे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, बीच में जालीदार मेश लाइक फाइबर्स और अंदर की ओर गोलाकार सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। सर्विक्स के एरिया में सर्कुलर फाइबर्स का मास थिक होता है ताकि बच्चा स्लिप होके बाहर ना गिर पड़े और अंदर की ओर इन्फेक्शन ना हो। जब माता अत्यंत भयभीत होती है तो मस्तिष्क को लगता है कि वो किसी खतरे में है, फिर वो खतरा असली हो या काल्पनिक, शरीर में नेगेटिव इफेक्ट शुरू होता है। हमारे शरीर में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ANS होती है जो हमारे बुद्धि को जाने बिना भी अपना काम कर सकती है, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, यूरिनेशन, स्वेटिंग एक्सेट्रा। इसके 2 प्रकार है, एक सिंपैथेटिक जिसे हम इमरजेंसी रूम कहेंगे और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक जिसे हम हीलिंग रूम कहेंगे। नॉर्मली 95 to 98% चांसेस होते हैं कि हमारा शरीर रेस्टिंग या कंफर्टेबल पोजीशन में ही होता है। इसमें हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस सब मॉडरेट होता है, तो ऐसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहती है। पर जैसे ही खतरे की घंटी बजती है, हीलिंग रूम बंद होकर इमरजेंसी रूम चालू होती है। शरीर को खतरे का सिग्नल मिलते ही जान बचाने के लिए डाइजेशन, यूरिनेशन, सेक्सुअल डिजायर इन सब से ध्यान हट जाता है और भागने या लड़ने के लिए काम आने वाले डिफेंसिव ऑर्गन्स जैसे लेग्स एंड हैंड्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब यूटेरस तो ठहरा सेक्सुअल ऑर्गन, तो इससे भी ब्लड दूर चला जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने से ऑक्सीजन का अभाव आता है और ऊपर से मदर के टेंशन लेने से स्ट्रेस हार्मोन कैटेकोलामाइन की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति में बच्चे का हार्ट रेट या पल्स रेट गिरने का खतरा बढ़ता है। मुझे कई नर्सेस ने ये भी अनुभव बताया है कि कई माताओं का गर्भाशय डर के मारे पूरा सफेद पड़ जाता है। अब जायज है कि लेबर में आपको यूटेराइन सर्जेस या तरंगे आती ही रहेंगी। इन तरंगों को निर्माण करने के लिए यूटेरस का ऊपर वाला लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर नीचे वाले सर्कुलर मसल्स को ऊपर खींचने लगता है ताकि जन्म के समय बच्चे को बाहर ढकेलने में मदद हो। पर इमरजेंसी रूम एक्टिव होने की वजह से सर्विस का छेद ओपन होने के लिए रेडी ही नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है बाहर खतरा है तो बच्चे को बाहर कैसे भेजे। तो यूटेरस के इस ऊपर वाले और अंदर वाले मसल लेयर्स के विरुद्ध दिशा में हो रही खींचातानी में माता को असह्य दर्द का सामना करना पड़ता है। मिड 70s में ये शोध लगाया गया कि मानवीय शरीर में भी नेचुरल एनाल्जेसिक्स यानी दर्दनाशक होते हैं। ओपियोइड्स यानी अफीम नामक पदार्थ शरीर में भी तैयार होते हैं जो नर्व सेल्स के ऊपर ओपियोइड रिसेप्टर्स पर जाकर लॉक होते हैं। ऐसा होने पर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, गट और शरीर के अन्य अवयवों से ब्रेन की तरफ जा रहे पेन मैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं। और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब माता का शरीर प्रसूति के दौरान काम और रिलैक्स स्टेट में रहेगा। इससे स्ट्रेस हार्मोन कम होके रिलैक्सिंग हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स और फील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं और ये फील गुड हार्मोन्स मॉर्फिन से 200 गुना प्रभावशाली दर्दनाशक होते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है,
Women gives birth pretty much the same way that she lives life. How to do hypnobirthing? First step, listen to the affirmations. खुद से किया गया साइलेंट टॉक और दिन भर के गॉसिप्स धीरे धीरे हमारे थॉट्स और बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। लेबर के बारे में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई है और ऊपर से लेबर बेड पर जाने के बाद माता को कड़वे विचार आने की ही शक्यता अधिक होती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी बिलीफ सिस्टम पर काम करना है, उसे मजबूत बनाना है ताकि आपका मन जो भी कमांड उसे दे, आपकी फिजियोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग काम करे। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई तुक्का नहीं लगने वाला, तो शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। एफर्मेशंस में आपको क्या कहना है इसकी स्क्रिप्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज जाके देखिए। सेकंड स्टेप, प्री बर्थ पेरेंटिंग। जिस दिन गर्भधारणा होती है उसी दिन से आप असल में माता पिता बन गए होते हैं। 9 महीने का वक्त बस बच्चे के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी लर्निंग और डेवलपमेंट का पीरियड होता है। आप तो जानते हैं कि बच्चे गर्भ में भी सज्ञान होते हैं, वो इस प्रोसेस का एक्टिव मेंबर होते हैं। उन्हें यूटेरस की बाहर की आवाजें, स्पर्श, तरंगे, प्रकाश, वेदना सब समझ आता है। इसलिए ये देखा गया है कि बाहरी चीखने चिल्लाने से गर्भ का हार्ट रेट और पल्स रेट बढ़ जाता है, तो इसकी जगह मधुर और शांत संगीत सुनने से वो संतुलन में रहता है। मेरे प्रोग्राम के कपल्स ने मुझे खास मिलकर बताया है कि सॉफ्ट म्यूजिक, चैंटिंग, ललबाय, सिंगिंग के एक्सपोजर से उनके बच्चे हार्डली रोते हैं और गुड स्लीपर है। आप नहाते वक्त समुंदर, पक्षी, हवा, बांसुरी जैसे म्यूजिक को लगाकर ल्यूक वार्म वाटर से टब बेली मसाज दे सकते हो। नाउ थर्ड स्टेप, ब्रीदिंग टेक्निक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग हिप्नोबर्थिंग। इसके 3 प्रकार है, स्लीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग और बर्थ ब्रीदिंग। स्लीप और स्लो ब्रीदिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो बर्थ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको लेबर आने की ही राह देखनी पड़ेगी। ए, स्लीप ब्रीदिंग। इसके लिए आपको सेम स्पॉट सिलेक्ट करना है, सॉफ्ट म्यूजिक और डिम लाइट में सोना है। इफ यू आर इन अ लेट प्रेगनेंसी, एलिवेट योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ पिलोज। नहीं तो पेट और बेबी के वजन से आपके पीठ की मेन ब्लड वेसल इंफीरियर वेना कावा ब्लॉक हो सकती है, जिससे बेबी को ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, तो पोस्चर का बहुत ध्यान रखें। टेक्निक 1, पलकों को नेचुरली बंद होने दे, फोर्स ना करें। 2, आंखों के आजू बाजू में रिलैक्सेशन फील करें। 3, कल्पना करें कि ये रिलैक्सेशन सिर, गाल, गर्दन, छाती से होते हुए पैर की तरफ जा रहा है और वजाइना के थ्रू रिलीज हो रहा है। सांस अंदर लेते वक्त मेंटली 1 से 4 तक गिने और फिर सांस छोड़ते वक्त 1 से 8 तक गिने। एंड प्लीज माउथ ब्रीदिंग मत करिए और अपने हर एक फिजिकल और मेंटल टेंशन को भी हर एक सांस के साथ शरीर के बाहर छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस यू विल फील इंस्टेंट रिलैक्सेशन एंड वंस यू गेट अ हैंड ऑन इट यू नीड नॉट टू काउंट नंबर्स इन योर हेड। मैंने स्लो ब्रीदिंग की और 2 सुपर्ब टेक्निक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज चेक दैट आउट। सी, बर्थ ब्रीदिंग। आजकल टीवी और फिल्मों में 1 2 3 पुश वाले सीन को बहुत पॉपुलर किया गया है, बट देयर हैज बीन एक्सटेंसिव रिसर्च डन ओवर फोर्सफुल पुशिंग एंड दैट शोज इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। जी हाँ, जबरदस्ती या वायलेंट पुशिंग से स्ट्रेस को और बढ़ावा मिलता है, तो सिंपल लॉजिक है कि वजाइना का स्फिंक्टर लूज ही नहीं होगा। अरे बाबा, रिलैक्स कीजिए, बच्चे की सेफ्टी को खतरे में मत लाइए। यूटेराइन सर्जेस के साथ स्लो ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दे। लेट योर बेबी एंड बॉडी सेट द पेस एंड ऑफ कोर्स लीड देयर वे। डी, वर्किंग। अगर आप एक वर्किंग मॉम हो तो आपके लिए भी काम करते समय की जाने वाली एक मैजिकल टेक्निक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो 2 मिनट में आपकी हिप्नोबर्थिंग की प्रैक्टिस कर सकती है। फोर्थ स्टेप, केयरफुली चूज योर बर्थिंग पार्टनर। बर्थिंग कंपेनियन कोई भी हो सकता है, जैसे आपके पति, माँ, सहेली, पड़ोसी, दाई, कोई भी। बस उन्हें आपको हिप्नोबर्थिंग प्रैक्टिस करने के लिए रोज के 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे। ए, लाइट टच मसाज। इसमें पार्टनर द्वारा माता को लाइट टच मसाज थेरेपी दी जाती है। इससे रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन जैसे लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि लाइट मसाज से स्किन के नीचे बैठे हुए स्मूथ मसल स्टिम्युलेट होते हैं, जिससे सरफेस हेयर सीधे खड़े होकर गूज बम्स मिलते हैं। ये प्रोसेस फील गुड हार्मोन यानी एंडोर्फिन को रिलीज करने में भी मदद करती है। टेक्निक, इसमें पार्टनर अपनी उंगलियों को माता के टेल बोन से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए गर्दन, कंधे और बाजुओं से होते हुए कोहनी तक ले जा सकते हैं, या फिर फिंगर टिप्स की मदद से पीठ पर 8 का चिन्ह बनाएं। फिफ्थ, विजुअलाइजेशन। आपके पार्टनर इस प्रोसेस में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि क्या विजुअलाइज करना है इसका गाइडेंस वो आपको देंगे। आप ये खुद भी कर सकती है, लेकिन यदा कदाचित लेबर रूम में आपकी सेल्फ गाइडेंस करने की मनस्थिति ना हो तो आप पार्टनर की मदद ले सकती है। इसीलिए पार्टनर के वॉइस कमांड्स को भी आपकी बॉडी ने एग्जैक्ट फॉलो करना चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस चाहिए। आप उन्हें टाइम डिस्टॉर्शन की भी सलाह दे सकते हैं, जैसे हर 20 मिनट होने पर 5 मिनट हो गए हैं ऐसी सलाह देना। इससे आपकी बॉडी जल्दी गिव अप नहीं करेगी। सिक्स्थ, पेरिनियल मसाज। लेट प्रेगनेंसी में यानी डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते पहले
आप वर्जिन ऑयल, स्वीट ऑयल, आलमंड ऑयल की मदद से वजाइनल इनसाइड पार्ट को अप टू 2 to 3 इंचेस डीप मसाज दे सकते हो, जिससे वहाँ के पेरिनियल मसल्स स्मूथ, लूज और रिलैक्स हो जाते हैं और डिलीवरी के समय 9 to 10 सेंटीमीटर तक ओपन होते हैं। प्लीज स्ट्रिक्टली अवॉइड परफ्यूम ऑयल्स एंड डू नॉट यूज प्रीवियसली यूज्ड ऑयल। 7. एक्सरसाइज। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको वेस्ट और थाइस के मसल्स को अच्छे से टोन या मजबूत करना होता है। जितना हो सके उतना चलना ही प्रेफर करें, बस लेट प्रेगनेंसी में थोड़ा कम करें। चलते समय अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान दे, ना आगे और ना ही पीछे झुकाव रखना चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी वॉडल की समस्या आती है। सही पोस्चर प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्सरसाइज बॉल खरीद सकते हैं। चेक अनदर इंटरेस्टिंग ट्रिक एज लीपिंग फ्रॉग पोजीशन इन द डिस्क्रिप्शन। 8th न्यूट्रिशन। इसको कैसे भूल सकते हैं, और स्पेशली पानी। एटलीस्ट 8 ग्लासेस पर डे पानी तो पीना ही चाहिए। टू मेंटेन हेल्दी बॉडी टेम्परेचर, रिमूव टॉक्सिन्स एंड स्पेशली टू मेंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर द ग्रोइंग बेबी। और खाने में भी 300 कैलोरीज का इंटेक तो बढ़ना ही चाहिए। 9. वर्टेक्स पोजीशन। अब ये कान खोलकर सुनिए। बच्चे की ग्रोथ ओरिजिनली ऊपर हेड और नीचे बटक्स ऐसे पोजीशन में हो रही होती है, पर लास्ट के 32 या 37वें हफ्ते में ब्रेन सेल्स की ग्रोथ बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से होने लगती है। इससे बेबी का स्कल हेवी बनता है और हेवीएस्ट पार्ट को ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो बच्चे की ये पोजीशन नेचुरल बर्थ के लिए सबसे योग्य होती है। ये कंप्लीट बॉडी रोटेशन सामान्यतः माँ के जाने बिना नींद में ही हो जाता है, पर कभी कभी बच्चा पार्शियल आधा ही रोटेट होता है और किसी केस में तो होता ही नहीं है, जिसे ब्रिज पोजीशन कहा जाता है। अब ये दोनों ही इमरजेंसी सिचुएशंस है, पर खुशी की बात तो ये है कि हिप्नोबर्जिंग टेक्निक की मदद से कई माताओं ने बस 4 घंटे के मार्गदर्शन से ही यूटेरस की इलास्टिसिटी बढ़ाकर बच्चों का कंप्लीट रोटेशन करके दिखाया है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। 10th डिलीवरी या ड्यू डेट। डॉक्टर ने दी गई तारीख नजदीक आने पर भी लेबर नहीं आ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। इट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज इट जस्ट अ गेस। बस 5% महिलाओं में ही दी गई तारीख पर डिलीवरी होती है और 95% महिलाओं में ये डेट आगे पीछे चलती रहती है। उदाहरण 38 से 40वें हफ्ते तक कभी भी हो सकती है। 11th प्रैक्टिस लेबर। इसे फाल्स या गुमराह करने वाले लेबर भी कह सकते हैं। 6ठे महीने की शुरुआत में या 7वें महीने के अंत में ये दर्द ना देते हुए यूटेराइन सर्जेस आते हैं, तो इसके बहकावे में आकर जल्दी डिलीवरी करने की मत सोचिएगा। फर्स्ट चेक द रियलिटी। 12th लाइटनिंग। आपको बता दें कि एक्चुअल लेबर के कुछ हफ्ते पहले बेबी मदर के पेल्विक एरिया में गिरता है, जिसका बिजली जैसा झटका माँ को महसूस होता है, इसलिए तो इसे लाइटनिंग कहते हैं। इससे एक और फायदा होता है कि माँ के चेस्ट पर का प्रेशर कम होने से बड़ी सांसें भरने का मौका मिलता है, जिससे अच्छा महसूस होता है। 13th आर्टिफिशियल इंडक्शन। ये टेक्नोलॉजी यूज करके सर्जेस को बढ़ाने की जल्दी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपका शरीर बच्चे को अभी भी बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी फुल ब्रेन डेवलपमेंट अभी भी बाकी है। 14th ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को जन्म देने के बाद एटलीस्ट 1 साल के लिए तो माँ का दूध पिलाना ही चाहिए। वैज्ञानिकों को अभी तक माता के दूध का डुप्लीकेट फॉर्मूला बनाना नहीं आया है, क्योंकि ये हर इंसानी बच्चे के लिए अलग अलग और विशेष होता है, जिससे उनका IQ जल्दी बढ़ता है। और जो बच्चे जल्दी पैदा होते हैं उनकी माता के दूध में ज्यादा एंटीबॉडीज, कार्ब और प्रोटीन्स होते हैं। Please try to feed your baby 5 to 8 times a day, and for some reasons you are unable to do that, try to remove it by hand expression, because this is the most important practice you can follow. That is it for today. I really tried my best to give you a proper gist of this book. If you really like the content, please try to share with them who really need it. Like and subscribe to this channel and have a little chit chat with me in the comment box. Thank you so much for the support. See you in the next. Jai Hind.